हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एसपी सेट 2017 का पार्ट 2। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। 26 to 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना जा रहे हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ये क्वेश्चन, नीति आयोग का चेयरमैन कौन था। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। 2017 है, अगर उसमें के पीएम थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके के पीएम थे। तो इसमें जो ऑप्शन में पीएम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा गया है, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कब आया था? वो आया था आपका 1986 में। ठीक है, और 1986 में आया था आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, याद रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आपका 1986 में आया था। ठीक है, ये भी कहीं पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो याद रखना कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तीन टाइप के, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका होता है मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। याद रखना कभी भी, मीन इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इसका। अगर हम बात करते हैं बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका होता है, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है मीन इक्वल टू होता है एनपी। ठीक है, एनपी इक्वल टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी एन इज इक्वल टू टोटल नंबर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैटिक्स एज ए डिसिप्लिन कंसर्न इटसेल्फ विद। ये पूछता है कि स्टैटिक्स इज एज ए डिसिप्लिन कंसर्न, किससे कंसर्न रहता है? कि स्टैटिक्स में जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा भी होता है, उसमें डाटा का हम एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा किसका हाथ होता है? मतलब ये पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट सेविंग का होता है, दूसरा पब्लिक सेक्टर सेविंग का होता है, हाउस होल्ड सेविंग का होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू सरप्लस का होता है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा हाउस होल्ड सेविंग का होगा, क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग क्या होता है, अगर सेव करेंगे उसको हम कहीं भी हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो आगे वो हम आगे जो लोन के थ्रू कैपिटलिस्ट को ट्रांसफ़र होता है, कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हाउस होल्ड सेविंग का ही इसमें मेजर पोर्शन रहता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। वेज पॉलिसी अराउंड आई थी 1948 करीब में। ओके, वेज पॉलिसी जो है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में के बेस पर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ये वेज पॉलिसी दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ। ये पूछा है स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। जो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इन इंडिया में क्यों है? सिर्फ इसलिए है क्योंकि हाई रेट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट हमारा कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या आपका ज़्यादा है। ठीक, करेक्ट आंसर है हाई सेविंग। अगर सेविंग रेट अगर ज़्यादा होता है इट मीन्स हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारे देश की कंट्री का पॉपुलेशन हैवी है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होने से हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये पूछता है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? कैपिटल अपॉन आउटपुट। ठीक है, कैपिटल अपॉन आउटपुट माना वाई समझ लो। अगर ये हाई की बात कर रहा है तो मतलब कैपिटल हमारे पास ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो कैपिटल ज़्यादा, अगर ये डेवलपिंग कंट्री है तो कैपिटल कम होगा। तो इंडिया की बात कर रहा है, तो अगर ये इंडिया की बात कर रहा है तो कैपिटल हमारे देश में कम है, लेबर हमारे पास ज़्यादा है, लेबर अबंडेंस कंट्री है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, हाई कैपिटल हमारे पास नहीं है और हमारे पास लेबर अबंडेंट कंट्री है। तो मेरे हिसाब से 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इंट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। इंट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब आपको पूछ रहा है कि
सॉरी मनी मल्टीप्लायर प्लस एसिलेटर। मल्टीप्लायर प्लस एसिलेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, मल्टीप्लायर और एसिलेशन को मिला देंगे तो वो आ जाएगा आपका सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, याद रखना कि मल्टीप्लायर प्लस एसिलेटर इक्वल टू सुपर मल्टीप्लायर। आप ये बताइए कि एसिलेटर प्रिंसिपल जो आया आपका 1917 में आया, ठीक है, मल्टीप्लायर जो आया आपका 1931, और सुपर मल्टीप्लायर कब आया इसको आप प्लीज़ कमेंट करें। सुपर मल्टीप्लायर कब? मेरे हिसाब से अराउंड 1951 करीब आया होगा। और अब नेक्स्ट याद रखना कि इसमें जो क्रोनोलॉजी होती है, सबसे पहले आता है एसिलेशन, दूसरा मल्टीप्लायर, तीसरा आता है सुपर मल्टीप्लायर। तो आप कमेंट करें कि मल्टीप्लायर एसिलेशन प्रिंसिपल किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट इन केनिजियन आईएसएम मॉडल की बात कर रहा है कि आईएस और एलएम मॉडल में कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर सही नहीं है। देखो, इसमें थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करना पड़ेगा। द मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्जर इफ डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है। देखो, डिमांड फॉर मनी मीन्स आपका क्या होगा, एलएम कर हो गया। ठीक है, ये मनी कंसेप्ट है तो मनी मार्केट की बात करें तो एलएम हो गया। ठीक है, याद रखना अब इसमें डिमांड फॉर मनी अगेन फिजिकल पॉलिसी अगर बात करें तो आपका, तो आप समझ लीजिए कि आईएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा कि मनी मल्टीप्लाई विल बी लार्जर इफ डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। अगर मोर इंटरेस्ट इलास्टिक की बात कर रहा है, माना कि अगर आई एम परफेक्ट इलास्टिक हो जाए तो परफेक्ट इलास्टिक या मोर इंटरेस्ट इलास्टिक लगभग अप्रोक्स की ओर जाते हैं, तो आपका एलम ये है। अगर तो हमारा आईएस क्या होगा, ये हमारा आईएस है। ठीक है, द मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्जर इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज़ मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। अगर यहाँ देखो, अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें, अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर मनी सप्लाई बढ़ा जाती है, मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, की बात मतलब मनी सप्लाई बढ़ा रहा है मार्केट में, तो मनी सप्लाई बढ़ने से हमारा एलएम का राइट की ओर शिफ्ट होगा। देखिए, हमारा मनी, अगर हम पहले हम यहाँ पर थे, हमारी इनकम यहाँ पे थी, अगर इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, दैट इज़ Y1। ठीक है, इतना इंप्रूवमेंट बहुत कम है क्योंकि ये आइस कर्व है। अगर ये इसके हिसाब से अगर ये कर्व माना कि इंटरेस्ट इलास्टिक होता, अगर एलएम कर्व अगर ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता तो ये आइस कर्व हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है एलएम कर्व से। ठीक है, तो ये एफर्टनेस कम स्लो है, तो मैं पार्शली की ओर जाऊँगा। एक ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर वेरी बी लार्जर इफ डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, डिमांड फॉर मनी मतलब एलएम करो अगर मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है, ये आपका आईएस हो गया। ठीक है, आईएस को फिजिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाती है तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वाई यहाँ पर था, ये वाई आपका आउटपुट क्या है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ गया क्योंकि उसका आउटपुट बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्जर, तो लार्जर ही इफेक्ट क्योंकि आउटपुट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन सॉरी अगले ऑप्शन की ओर, द मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्जर इफ द डिमांड फॉर कैपिटल इट मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। ये कैपिटल की बात कर रहा है, तो कैपिटल मीन्स क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द आईएस कर्व की बात कर रहा है। तो ये हमारा अगर आईएस मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है, अगर ये आईएस ये हो गया तो आपका एलएम ये हो गया। मनी मल्टीप्लाई विल बी लार्जर, हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो बढ़ा दिया, तो दैट इज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बढ़ते हैं। द फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लाई विल बी लार्जर इफ द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड इज लेस इंटरेस्ट इलास्टिक। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मीन आईएस करो हो गया, इंटरेस्ट आईएस करो क्या आपका, इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट हो गया आपका, तो आईएस करो आपका ये हो गया। तो उसमें फिजिकल पॉलिसी ये आपका अगर एलएम करो ये हो गया, तो एलएम करो अगर ये हो गया आपका, फिजिकल पॉलिसी अगर ये बढ़ाता है, अगर एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाता है तो आयस करो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आयस करो शिफ्ट होने से क्या आपका, ठीक है, तो इसमें वाई यहाँ था, वाई बढ़, ये भी ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें मैंने दिखाया था कि आपको इसमें आउटपुट जो बढ़ रहा है उस रेट से नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट उस रेट से नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये इससे मनी मल्टीप्लायर में ज़्यादा कोई इफेक्ट हमारे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मनी उस हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं हो पाती है।
जो अगर सर्कुलेशन में जा रही है माना उसका आउटपुट उस रेट से दुगना तिगना नहीं बढ़ पा रहा है, वो या तो उसके बराबर या तो उससे कम, मतलब आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन रेट कम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है इसका। नॉट की बात पूछ रहा है तो इससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर मैं जाऊँगा, ऑप्शन नंबर ए की ओर। ऑप्शन नंबर ए नॉट है तो नॉट ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लियोंटी पैराडॉक्स आ गया। लियोंटी पैराडॉक्स ने क्या कहा था? लियोंटी पैराडॉक्स आपका हेक्सरओलिन का हेक्सरओलिन के अपोजिट जाता है। हेक्सरओलिन ने क्या कहा था कि अगर लेबर अबंडेंट कंट्री है तो लेबर अबंडेंट गुड्स को वो एक्सपोर्ट करेगी और कैपिटल अबंडेंस गुड्स को इंपोर्ट करेगी। ठीक है, लेकिन लियोंटिप ने इसका दोबारा इसका उल्टा कहा था। उसने कहा था कि इम्पोर्ट्स आर ये अमेरिका की इन टर्म्स ऑफ यूएस के टर्म में कहा था कि अगर यूएस जो है कि आपका कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो इसको कैपिटल अबंडेंट गुड को एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट ये कैपिटल अबंडेंट गुड्स को इंपोर्ट करती है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ मोर कैपिटल इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट। ये कैपिटल अबंडेंट कंट्री है लेकिन ये खुद ही कैपिटल अबंडेंट गुड्स को इंपोर्ट करती है और उसका एक्सरओलिन के विरुद्ध चले गया था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द चिल्ला कमेटी द चिल्ला कमेटी ऑफ 1992 डील्स विथ, ये आपने पढ़ा होगा काफ़ी ज़्यादा। चिल्ला कमेटी जो है आपका टैक्स सिस्टम के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बैंडवैगन इफेक्ट किस में होता है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मार्केट में अगर कोई फैशन चल रहा है तो उस फैशन को लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उसी चीज़ को लेते हैं, इससे डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। इसको कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ओके, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिमांड कर शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन। डिमांड कर जो आपका ये आपका माना प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी होगी, तो आपका डिमांड क्या होता है? निगेटिवली स्लोप होता है। ठीक है, ये डिमांड कर हो गया आपका। ये पूछ रहा है कि प्राइस ऑफ कंसर्न गुड, माना कि एक डिमांड है, हम कोई गुड माना एक्स ले रहे हैं, माना इसकी प्राइस कम घट बढ़ रही है। अगर माना कि ये गुड है, अगर इसकी प्राइस हम ले रहे हैं, उसकी प्राइस माना गुड एक्स लिया आपने, उसकी प्राइस अभी चल रही है पी, माना 5 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो आप गुड क्या लोगे? ज़्यादा कम लोगे? ओके, माना करें ₹5 चल रहा है, इसकी प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसकी प्राइस घट रहेगी 4 रुपीज़ होगी, ना 3 होगी सर, अगर 3 हो गई तो इसकी डिमांड ये 5 है, ये 3 हो गया, तो इसकी पहले डिमांड क्यू थी, फिर Q1 हो गया। लेकिन इसकी डिमांड जो है कि इसकी डिमांड कब शिफ्ट नहीं हुआ, ये डिमांड अलोंग द डिमांड ही मूव कर रहा है, उसी डिमांड कर मूव कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है, ये डिमांड करो शिफ्ट की बात कर रहा है। शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये आपका डिमांड करो, ये शिफ्ट यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसकी प्राइस कंसर्न गुड की कम्युनिटी के प्राइस चेंज होने से अलोंग द डिमांड उसकी क्वांटिटी अप डाउन होगी, न कि इसका डिमांड करो शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के आपका गलत हो गया आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइस और रिलेटिव गुड। अगर रिलेटिव गुड के अगर माना कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑफ टी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारा डिमांड कर जो होगा, डिमांड कर हमारी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, डिमांड कर हमारी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम की अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, माना कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, भले ही अगर माना कि ये इतनी प्राइस खरीद रहा था माना इस क्वांटिटी पे, लेकिन इसी प्राइस पर अगर इनकम बढ़ जा रही है तो उसकी डिमांड कर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके इसी प्राइस पर वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, तो इसकी डिमांड कर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब देखो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अगर उसका प्रेफरेंस बढ़ गया तो डिमांड कर शिफ्ट होगा, या लेफ्ट होगा या राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट ही हो सकता है, राइट। अगर उसका टेस्ट खराब रहा तो उसी प्राइस पर क्या कर देगा, उसी प्राइस पर वो कम कर देगा, डिमांड कम कर देगा अपनी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, 2, 3 और 4 इज करेक्ट आंसर सी। क्योंकि पहले आप देखिए प्राइस ऑफ कंसर्न कमोडिटी से डिमांड कर शिफ्ट नहीं होगा, डिमांड कर अलॉन्ग द डिमांड ही उसकी क्वांटिटी मूव करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए फर्म अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर मे ऑपरेट बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये जो पूछा हुआ है कि अंडर, ये मेरे हिसाब से एक्सेस कैपेसिटी की बात कर रहा है। अगर एक्सेस कैपेसिटी बात कर रहा है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से करेक्ट आंसर है। ये पूछ रहा है, देखो क्या ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि द अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर मे ऑपरेट बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी। माना कि मोनोपोलिस्टिक फॉर्म है, ठीक है, देखो ये ऑपरेट करता है आपका इस लेवल पे। ये पूछ रहा है कि माना अगर ये इसका ऑप्टिमम लेवल है तो ये यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी में काम कर सकता है, ठीक है। बियॉन्ड इट्स, ये मतलब बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम लेवल, इसका ऑप्टिमम लेवल अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर काम कर सकता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेस कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सारे जितने भी हैं ये प्राइस होगा, ठीक है, इसमें सारे LMC, ये कर्व हो गया, LAC जो भी है समझिए, LMC LAC जो भी है, ये सारे कर्व यहाँ पर मिल जाते हैं। दैट इज P इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, LAC MC सारे इसमें आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द हाउसिंग मार्केट बूम फर्स्ट बिगेन to unravel globally in 2017 banks discovers their over exposure to what। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर इज डी है, टॉक्सिक एसेट ऑफ मोर्टेज बैक सिक्योरिटीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर के बारे में बात कर रहा है कि ये आपका ट्रेड बैरियर मतलब क्या हो गया, आपके ट्रेड में ट्रेड कम हो गया, ठीक है। अगर टैरिफ, अगर कोटा लग गया तो आप में ट्रेड में अफेक्ट करेगा, मतलब टैरिफ अगर बढ़ गया, कोटा को अगर बढ़ा दे, कोटा की लिमिट ज़्यादा कर दी, तो आपका क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है से। दूसरा है वॉलंटरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट की बातें कर रहा है, कोई कंट्री माना कि इंडिया है, इंडिया अपने एक्सपोर्ट में रिस्ट्रेंट कर देगा, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट में रिस्ट्रेंट करने से इंपोर्ट को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट वहाँ पर वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, वो प्रोड्यूसर को उससे प्रॉफिट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका यूज से 2014 में भी आया हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट से क्या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, ठीक, क्योंकि कंज्यूमर के वो जो चीज़ पहले सस्ती मिल रहा था वो महंगे मिलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे उससे। ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। फेयर ट्रेड लॉस, अगर फेयर ट्रेड लॉस नहीं है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है ट्रेड लॉज में, तो इससे भी आपका ट्रेड में अफेक्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A B एंड C करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ टू कंट्रीज हैव आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट की बात पड़ेगी। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों कंट्री की अगर इक्वल हो जाती है, माना कि कुछ भी माना आइडेंटिकल है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आइडेंटिकल हो तो दोनों कंट्री को उस ट्रेड से कोई भी गेन नहीं होगा, मतलब मुझे दोनों कंट्री को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कम होती तो वो उस गुड को, उस कम्युनिटी को वो एक्सपोर्ट करता, अगर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी ज़्यादा है उसको वो इंपोर्ट कर लेता। तो अगर दोनों कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिकल है, मींस दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों की सेम है, तो ना तो ये कंट्री एक्सपोर्ट करेगी ना वो कंट्री इंपोर्ट करेगी, मींस देयर विल नेवर बी एनी बेसिस ऑफ ट्रेड, क्योंकि भाई कोई ट्रेड होगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज 44। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू द एम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्म। नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर की 2007 की पॉलिसी है, उसमें इम्प्रूविंग इकोनॉमिक, दैट इज इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ फार्मर, इंक्रीजिंग नेट इनकम ऑफ फार्मर, दोनों उसमें
कंसर्न है उनका, नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर दोनों इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड 2015-16 में नाबार्ड का क्या उसमें बजट में एलोकेशन किया गया था, उसमें ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, मे बी उस अब ये क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन विच वाज सबमिटेड ऑन दिसंबर 2014 विच विल बी द इम्प्लीमेंटेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से इंप्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था आपके 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है बाय हाउ मच डिड द वैल्यू ऑफ करेंसी थाईलैंड, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस एंड मलेशिया फॉल ड्यूरिंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997-1998 में। अगर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशियन का, उसमें ये 30% वैल्यू करेंसी और वैल्यू डाउन हो चुकी थी। इससे क्या होगा, 30% लगा लो कि करेंसी ये टू जितना भी वर्ल्ड मार्केट में सिर्फ 2.3 कम्युनिटी को ये उस प्राइस से खरीद सकते, 2/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि 1/3 इसकी वैल्यू घट गई है, क्योंकि 30% इसकी डाउन हो चुकी है, तो 2/3 कम्युनिटी को खरीद सकते हैं उस प्राइस पर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये पूछा कि ट्रेड ऑफ बिटवीन टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटी के बीच जो ट्रेड होता है, आपने समझ देखा होगा, कम्युनिटी ए एक्स और कम्युनिटी वाई के बीच जो होता है MRT कर जो होता है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो इसका मेरे हिसाब से MRT कर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इंटरवीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस डे टू डे वेरिएबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड, दैट इज डर्टी फ्लोटिंग। क्योंकि डर्टी फ्लोटिंग होता है दैट इज एंड मैनेज फ्लोटिंग होता है, मैनेज फ्लोटिंग में वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन डर्टी फ्लोटिंग में RBI को इंटरवेन करना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर द करेंसी बोर्ड, करेंसी बोर्ड जो कंसेप्ट करेंसी बोर्ड तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाती है, जैसे वो क्या करते हैं कि दो कंट्री के बीच में पैक्ट एक्सचेंज रेट कर देती है, दो कंट्री के बीच में दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, फिर दो कंट्री के बीच में जो करेंसी का फिक्स एक्सचेंज रेट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे मेरे हिसाब से एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्री एट दैट ऑफ अनदर कंट्री इज फिक्स्ड बाय द लॉ मीन्स दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका मेरे हिसाब से। ओके, आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे पेपर 2 के, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर की जो वीडियोज होंगे उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।